हर पल आपके साथ। नमस्कार, हर्बल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नूपुर सक्सेना। स्वागत है आप सभी का खबर इंडिया में। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। लोकसभा में आज पेश होगा चुनाव सुधार संबंधी विधेयक। वोटर कार्ड को आधार से जोड़ने की तैयारी, फर्जी मतदान पर लगेगा लगाम। किरण रिजिजू करेंगे बिल पेश। केंद्र ने पंजाब सरकार को भेजा अलर्ट का निर्देश। धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश, सभी श्रद्धा स्थलों की चौकसी बढ़ाने के आदेश। यूपी के 3 जिलों के ताबड़तोड़ दौरे पर सीएम योगी। जौनपुर और मिर्जापुर को देंगे बड़ी सौगात। गोरखपुर में लगाएंगे जनता दरबार। मध्य प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र का आगाज। सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। सदन में उठ सकते हैं कई अहम मुद्दे। लखीमपुर मामले में आज कोर्ट में सुनवाई। गृह राज्य मंत्री अजय टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर होगा फैसला। ओमिक्रॉन के खतरे पर बोले एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया। कहा देश किसी भी हालात का सामना करने के लिए तैयार। बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। लोकसभा में आज कानून मंत्री किरण रिजिजू चुनाव सुधार संबंधी विधेयक 2021 को पेश करेंगे। बिल के जरिए जनप्रतिनिधि कानून 1950 और जनप्रतिनिधि कानून 1951 में बदलाव किया जाएगा। इसे चुनाव सुधारों की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। पिछले हफ्ते बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने इन बदलावों को मंजूरी दी थी। बता दें कि सबसे बड़ा बदलाव वोटर पहचान कार्ड को लेकर किया जा रहा है। आज पेश होने वाले बिल के मसौदे में कहा गया है कि मतदाता सूची में दोहराव और फर्जी मतदान रोकने के लिए मतदाता कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। और इतना ही नहीं, मतदाता सूची को भी आधार से जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सभी दलों की तरह बीजेपी भी जीत की तैयारियों में जुटी हुई है। ऐसे में प्रदेश की नहीं बल्कि देश भर के कद्दावर नेता यूपी आ रहे हैं। इसी कड़ी में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रदेश के दौरे पर आते रहते हैं। इस बार पीएम मोदी 21 दिसंबर को प्रयागराज आने वाले हैं। इस दौरान पीएम महिलाओं के लिए बड़ा तोहफा देंगे। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी खुद सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को करोड़ों रुपए की सौगात देने वाले हैं। बताया जा रहा है कि इस दायरे में स्वयं सहायता समूहों के साथ बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी और सीएम कन्या सुमंगला योजना के लाभार्थी भी शामिल हैं। वही जानकारी के मुताबिक स्वयं सहायता समूहों की तरफ से संचालित पुष्टाहार उत्पादन यूनिट्स को करोड़ों की सौगात मिलने जा रही है। उत्तर प्रदेश में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सीएम योगी यूपी को लगातार ताबड़तोड़ सौगातें दे रहे हैं। इसी कड़ी में आज सीएम योगी 3 जिलों का दौरा करेंगे और लोगों को नई नई सौगातें देंगे। बता दें कि गोरखपुर में सीएम योगी जनता दरबार लगाएंगे। इसी दौरान सीएम लोगों की समस्याएं को भी सुनेंगे। इसके बाद सीएम जौनपुर और मिर्जापुर जाएंगे। जौनपुर को सीएम योगी 1500 करोड़ की सौगात देंगे। तो वही इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के युवाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 दिसंबर से लैपटॉप और स्मार्टफोन का वितरण शुरू करेंगे। पहले चरण में लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम में 1 लाख युवाओं को फ्री मोबाइल और टैबलेट का वितरण किया जाएगा। इसी कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के हर जिले से चयनित छात्र और छात्राएं शामिल होंगे। बता दें कि योगी सरकार ने प्रदेश के 1 करोड़ युवाओं और युवतियों को तकनीकी रूप से अपग्रेड करने के लिए फ्री मोबाइल और टैबलेट देने की घोषणा की थी। इसके पहले चरण में 25 दिसंबर को 60,000 को मोबाइल और 40,000 को टैबलेट मिलेगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश में एक बार फिर से एस्मा एक्ट लागू कर दिया है, जिसके तहत यूपी में 6 महीने के लिए हड़ताल पर रोक लगा दी गई है। अपर मुख्य सचिव कार्मिक डॉक्टर देवेश कुमार चतुर्वेदी ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। अधिसूचना में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के राज्य क्रियाकलापों से संबंधित किसी लोक सेवा निगमों और स्थानीय प्राधिकरणों में हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। इसके बाद भी हड़ताल करने वालों के खिलाफ लीगल व्यवस्था के तहत कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इससे पहले भी कोरोना के चलते प्रदेश में एस्मा एक्ट लागू किया गया था। कोरोना महामारी के बीच 25 नवंबर 2020 को यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए
आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून को 6 महीने के लिए लागू किया था। उस दौरान राज्य में किसी भी तरह की हड़ताल पर पूरी तरह से पाबंदी थी। एस्मा के तहत जरूरी सेवाओं से जुड़े सरकारी कर्मचारी तय समय तक किसी भी तरह की हड़ताल पर नहीं जा सकते। अगर कोई भी कर्मचारी नियमों की अनदेखी करता है तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। लखीमपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर आज कोर्ट सुनवाई करेगा। बता दें कि बीते शुक्रवार कोर्ट ने आशीष मिश्रा की दूसरी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद शनिवार को आशीष मिश्रा की ओर से जिला जज की अदालत में दोबारा जमानत अर्जी दाखिल की गई थी, जिस पर आज कोर्ट सुनवाई करेगा। दरअसल मामले की जांच कर रही एसआईटी ने बीते दिनों आशीष मिश्रा समेत मामले में शामिल 13 आरोपियों पर गैर इरादतन हत्या की धाराओं को हटाकर सोची समझी साजिश के तहत हत्या की धाराओं को कोर्ट के आदेश पर जोड़ा था। जांच अधिकारी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आशीष मिश्रा समेत 13 आरोपियों की रिमांड नई धाराओं के तहत बनाई थी। उत्तर प्रदेश के बलिया से बीजेपी के जन विश्वास यात्रा के दौरान सभा को संबोधित करते हुए यूपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को मंच पर गुस्सा आ गया। योगी के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल के बैनर पोस्टर को देखकर यूपी के प्रदेश अध्यक्ष नाराज हो गए और कहा कि आनंद स्वरूप शुक्ल के पोस्टर उतारो, नहीं तो उनका टिकट काट देंगे। स्वतंत्र देव सिंह ने मंच पर विवादित बयान दिया और कहा, आपकी बेटियों की शादी, घर बनवाने की जिम्मेदारी, स्वस्थ शिक्षा की जिम्मेदारी योगी और मोदी जी की है। बेटी पत्नी पर हाथ मत उठाना, नन्हे मुन्ने बच्चों से गुटखा कभी मत मंगवाना, शाम को जूस पीकर आ जाना घर में, बाकी पीकर मत आना मित्रों। बाकी मोदी योगी पर छोड़ देना, पक्का मकान, बेटी की शादी, सब कुछ आपको मिल जाएगा, शिक्षा चिकित्सा सब फ्री। जय जय श्री राम। दोनों बजरंगबली की मुठ्ठी। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। गुजरात में 8,684 ग्राम पंचायतों में मतदान हुआ। वहीं कड़ी पुलिसिंग के बीच आचार संहिता के उल्लंघन की भी शिकायतें मिली। बवाल तक हुआ जब राजकोट जिला के वीरपुर में मतदान करने आया एक मतदाता मोबाइल लेकर अंदर जाने लगा, लेकिन पुलिस ने उन्हें मतदान केंद्र के बाहर ही रोक दिया। बाद में मतदाता की एक पुलिस कांस्टेबल के साथ हाथापाई तक हो गई तो सिपाही ने वोटर को खदेड़ दिया। कांस्टेबल की भी मतदाता के साथ मारपिटाई हुई। वहीं इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ अब वायरल हो रहा है। मामले में जिला पुलिस प्रमुख बलराम मीणा मौके पर पहुंचे। अयोध्या के जीआईसी मैदान पर अमृत महोत्सव का रंगारंग समापन हुआ। देश 75वीं आजादी की वर्षगांठ मना रहा है, जिसके तहत आज जीआईसी के मैदान पर अमृत महोत्सव का समापन किया गया। इसी मौके पर हजारों लोगों ने वंदे मातरम का गीत गाया और भारत माता की आरती उतारी। अमृत महोत्सव समिति के संयोजक महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने बताया कि अमृत महोत्सव समापन के दौरान हजारों की संख्या में लोगों ने वंदे मातरम गीत गाया और भारत माता की आरती उतारकर वर्तमान पीढ़ी को आजादी के दीवानों की कहानियों के बारे में रूबरू कराया। साथ ही आज के दिन शहीद हुए अशफाक उल्लाह खान को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में शहीद हुए सीडीएस जनरल बिपिन रावत को भी श्रद्धांजलि दी गई। इसके साथ ही सैनिक परिवार के लोगों का भी सम्मान किया गया। वर्तमान पीढ़ी को आज़ादी के आंदोलन के इतिहास से परिचित कराना, जिन लोगों ने इस देश के अपनी शहादत दी, अपना बलिदान दिया है, उनके बलिदान से आज की पीढ़ी को परिचित कराना और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करना, अपना आभार व्यक्त करना, उनके प्रति श्रद्धांजलि ज्ञापित करना। क्या कार्यक्रम? भारत माता की आरती, वंदे मातरम का गायन और अशफाक उल्लाह खान साहब को श्रद्धांजलि, सीडीएस बिपिन रावत जी का जिनको अभी कुछ दिन पहले दुर्घटना में देहांत हो गया उनको श्रद्धांजलि, और उन वीर परिवारों को जो अयोध्या फैजाबाद के रहने वाले हैं, जिनके परिवार ने अपनी शहादत दी है आज़ादी के या विभिन्न लड़ाइयों में, उनके परिवार को श्रद्धांजलि। कोरोना वॉरियर्स को जिन्होंने कोरोना के विपरीत परिस्थितियों में इस देश की हमारे समाज की सेवा की, उनको, उनके परिवार को सम्मानित करना, उनको सम्मानित करना। केरल के अलापुझा
अलापुझा जिले में 12 घंटे के अंदर 2 नेताओं की हत्या का मामला सामने आया है। अलापुझा में आज सुबह एक बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई। इससे पहले शनिवार रात सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के नेता की हत्या हुई थी। जानकारी के मुताबिक बीजेपी ओबीसी मोर्चा के स्टेट सेक्रेटरी वकील रंजीत श्रीनिवास के घर में घुसकर उस वक्त हमला किया गया जब वो मॉर्निंग वॉक के लिए तैयार हो रहे थे। रंजीत ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ा था। एसडीपीआई के स्टेट सेक्रेटरी के एस शान पर शनिवार रात कुछ लोगों ने हमला किया। शान बाइक से घर लौट रहे थे और इसी दौरान एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी। इसके बाद उन पर चाकू से कई वार किए गए। घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जिले में धारा 144 लगा दी गई है। यातायात के दौरान चेकिंग भी बढ़ा दी गई है और साथ ही साथ गैर जरूरी तौर पर इकट्ठा होने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। देश में ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं दिल्ली में बढ़ते कोरोना केसों ने एक बार फिर से खतरे की घंटी बजा दी है। एक्सपर्ट चेतावनी भी दे रहे हैं लेकिन लोग अब भी लापरवाही नजर आ रहे हैं। एम्स प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि देश को किसी भी हालात का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि हमें तैयारी करनी होगी और उम्मीद करनी चाहिए कि यह हालात उतने खराब ना हो जितने यूके में हुए थे। हमें और डेटा की जरूरत है। जब भी दुनिया में केस बढ़ेंगे तो हमें बहुत निगरानी रखने की जरूरत है और उसके हिसाब से तैयारी करने की भी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार को हाई अलर्ट किया है। पंजाब में धार्मिक भावनाओं को भड़काने की नापाक साजिश देश विरोधी तत्वों द्वारा की जा रही है। एजेंसियों ने सभी डेरा मुखियों के अलावा सभी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को यकीनी बनाने का आदेश दिया है। इस इनपुट के बाद पंजाब सरकार ने सभी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी है। मंदिरों से लेकर गुरुद्वारों में सीसीटीवी कैमरों को लगाने और गांव स्तर पर सरपंचों तक को आगाह करना शुरू कर दिया गया है कि अगर कोई शरारती तत्व गांव या धार्मिक स्थलों के आसपास दिखाई देता है तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी जाए। जानकारी के अनुसार पंजाब में कई धार्मिक डेरों पर शरारती तत्व कोई वारदात को अंजाम दे सकते हैं। डेरों के कई मुखी पहले ही आतंकवादियों के निशाने पर है। वेना कांड के बाद पंजाब में काफी दिनों तक माहौल खराब रहा और आगजनी हुई थी। वेना में डेरा सचखंड बल्ला के संत रामानंद जी की आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। फिलीपींस में तूफान राय ने भीषण तबाही मचाई है। भीषण आपदा तूफान राय की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़कर 208 हो चुकी है। वहीं कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। पुलिस ने कहा कि इस साल फिलीपींस में आए सबसे तेज तूफान से मरने वालों की संख्या बढ़कर 208 हो गई है। टाइफून राय ने द्वीप समूह के दक्षिणी और मध्य क्षेत्रों में तबाही मचाने के बाद कम से कम 239 लोग को घायल कर दिया और 52 लापता हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि ये हाल के सालों में देश में आए सबसे घातक तूफानों में से एक है। बता दें कि फिलीपींस में गुरुवार को एक सुपर टाइफून राय की वजह से सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सोमवार को भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। देश के चारों महानगरों सहित सभी शहरों के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकारी तेल कंपनियों से मिली जानकारी के अनुसार कीमतें आज भी स्थिर है। वहीं इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दामों में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। IOCL से मिली जानकारी के अनुसार देश के चारों महानगरों में पेट्रोल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आज भी वही कीमत लागू है जो कि एक दिन पहले रविवार को लागू थी। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 95.41 रुपए प्रति लीटर पर है, तो वहीं दूसरी ओर कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.67 रुपए, 109.98 रुपए और 101.40 रुपए प्रति लीटर पर है। डीजल के दामों की अगर बात करें तो डीजल के दामों में भी अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। बता दें कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने बीते 4 नवंबर 2021 से पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया है। साथ ही आपको बताते चले कि नई दिल्ली में डीजल के दाम 86.67 रुपए, कोलकाता में 89.79 रुपए, मुंबई में 94.14 रुपए और चेन्नई में 91.43 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि केंद्र सरकार ने दिवाली से ठीक पहले पेट्रोल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर
10 रुपए प्रति लीटर की कटौती की थी। इसके बाद से राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल डीजल के भाव स्थिर बने हुए हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड ने पाकिस्तान की मछली पकड़ने वाली नाव से 400 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद की है। अल हुसैनी नाम की इस नाव से 77 किलो हेरोइन के साथ चालक दल के 6 लोगों को भी पकड़ा गया है। ये नाव भारतीय समुद्री सीमा में घुसी थी। कोस्ट गार्ड ने गुजरात एटीएस के साथ मिलकर इसे घेरने के लिए ऑपरेशन चलाया। फिलहाल पाकिस्तानी फिशिंग बोट के क्रू से पूछताछ जारी है। भारत में पिछले 24 घंटे में 6,593 ताजा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जबकि 132 लोगों की मौत हो गई है। देश में एक्टिव केस लोड 83,913 है, जो 570 दिनों में सबसे कम है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार देश में सक्रिय मामले कुल मामलों के 1% से भी कम है, जो वर्तमान में 0.24% है। बता दें कि ये मामले पिछले साल मार्च के बाद सबसे कम है। जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे में भारत में कुल 12,11,977 टेस्ट किए गए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से अब टेंशन बढ़ने लगी है। देश में रविवार को ओमिक्रॉन के कुल मामले 150 पार कर गए। इसमें सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति महाराष्ट्र की बनी हुई है। यही रविवार को ओमिक्रॉन के 6 नए केस मिलने के बाद अब कुल 54 मामले हो गए हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में अभी तक 22 ओमिक्रॉन संक्रमित हैं। अब देश में ओमिक्रॉन के कुल 151 मरीज हो चुके हैं। ओमिक्रॉन के साथ साथ अब कोरोना पॉजिटिव के आंकड़ों में भी बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई है। बता दें कि रविवार को दिल्ली में 6 महीने के बाद कोरोना के 107 मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। इससे पहले यहाँ 25 जून को एक दिन में 115 कोरोना केस आए थे। वहीं महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के 902 नए मामलों ने खलबली मचा दी है। देश में ओमिक्रॉन के 10 नए केस मिले हैं। इनमें महाराष्ट्र के 6 और गुजरात के 4 केस शामिल हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 6 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें से 4 मामले मुंबई एयरपोर्ट पर हुए जांच में सामने आए हैं। वहीं पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में एक ओमिक्रॉन पॉजिटिव मिले हैं। देश में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन संक्रमित मामले महाराष्ट्र में हैं। वहीं देश में अब तक मिले ओमिक्रॉन संक्रमितों की कुल संख्या 153 हो गई है। गुजरात के राजकोट में 23 साल का स्टूडेंट ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाया गया है। ये स्टूडेंट तंजानिया का नागरिक है और राजकोट की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। गुजरात में विदेश से लौटे 3 लोगों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। 2 संक्रमित यूके से लौटे थे, वहीं 1 संक्रमित दुबई से लौटी थी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत इस समय शीतलहर से ठिठुर रहा है। दिल्ली में सोमवार की सुबह न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों पर पड़ रहा है, जिससे तापमान में गिरावट आ रही है। राष्ट्रीय राजधानी में शीतलहर का प्रकोप दिन भर जारी रहने का अनुमान जताया है। आईएमडी के अनुसार मंगलवार की रात तक शीतलहर चलेगी और तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा कम रहेगा, लेकिन उसके राहत की उम्मीद है। 21 दिसंबर के बाद सर्दी से थोड़ी राहत मिल सकती है। पश्चिम से चलने वाली हवाओं की रफ्तार आने वाले दिनों में कम होगी, जिसकी वजह से ठंड का असर भी कम हो जाएगा और न्यूनतम तापमान में इजाफा होगा। 22 दिसंबर से उत्तर पश्चिम भारत के कई इलाकों में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है। इसका असर दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में भी रहेगा। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है और अगले 3 दिनों तक राहत मिलने के कोई भी आसार नहीं है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश भी शीतलहर की चपेट में है। वहीं उत्तर पश्चिमी भारत में राजस्थान के चूरू में सबसे कम 0 से 2.6 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान दर्ज किया गया। इसके बाद सीकर में 0 से 2.5 डिग्री से नीचे और अमृतसर में 0 से 0.5 डिग्री से नीचे तापमान दर्ज किया गया। सफदरजंग वेधशाला ने दिल्ली में अभी तक इस मौसम का सबसे कम 4.6 डिग्री से न्यूनतम तापमान दर्ज किया। वहीं लोधी रोड में न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री से दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने कहा कि उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा।
क्रिसमस और नए साल के जश्न को लेकर ओली में होटल और लॉन्ज बुकिंग फुल हो गई है। 22 दिसंबर से लेकर जनवरी के पहले हफ्ते तक के लिए पर्यटकों ने होटल बुक कर लिए हैं। ओली में इन दिनों पर्यटक अच्छी तादाद में पहुंच रहे हैं। रविवार को वीकेंड होने के चलते यहां काफी संख्या में पर्यटक आए। पर्यटक रोपवे और चेयर लिफ्ट का भी आनंद ले रहे हैं। पर्यटकों की अच्छी तादाद को देखकर होटल कारोबारियों के साथ ही अन्य व्यवसायी के भी चेहरे खिले हुए नजर आए। मानव सेवा संगम चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से मानव सेवा संगम ब्लड बैंक के चौथे स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मानव सेवा संगम के प्रांगण में रक्त सारथी सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बीजेपी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो हरियाणा के चेयरमैन सुभाष बराला मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। सुभाष बराला के कार्यक्रम में पहुंचने पर संस्था सदस्यों की ओर से भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान सुभाष बराला ने मां सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आगाज किया। कार्यक्रम में समय समय पर रक्त की पूर्ति करने वाले रक्तदाताओं को भी सम्मानित किया गया। जी हाँ, मानव सेवा संगम का जो ये ब्लड बैंक है, इसको शुरू हुए 3 साल हुए हैं और इस 3 साल पूरा होने पर यहाँ जो ऐतिहासिक काम है कि यहाँ की संस्था हमेशा से करती आ रही है, ब्लड डोनेशन का काम करती आ रही है, यहाँ पर हॉस्पिटल के माध्यम से सेवा का काम करती आ रही है। तो आज जिन ऐसे युवाओं के दम पे टोहाना ही नहीं, आसपास के क्षेत्रों में लोगों की खून की ज़रूरत पूरी होती है, ऐसे जो रक्तदाता हैं, ऐसी जो संस्थाएं हैं जो रक्तदान के काम में लगी हुई हैं, ऐसे सब संस्था और व्यक्तिगत लोगों को यहाँ पर सम्मानित करने का काम मानव सेवा संगम की तरफ से रखा हुआ है। इस कार्यक्रम में आज मेरा यहाँ पे आना हुआ है। चलिए फिलहाल के लिए खबर इंडिया में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हर पल न्यूज़। नमस्कार। हर पल आपके साथ।